नियोजित विकास की अवधारणा कंसेप्ट क्या है? स्वतंत्र भारत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में था। आर्थिक रूप से ये कमजोर स्थिति में था कि फसल खराब हो जाती थी, अकाल महामारी पड़ जाती थी, लोग भूखे मर जाते थे। देश आज़ाद हुआ तो कई प्रांतों में भूखमरी थी। और सामाजिक स्तर से हम पिछड़े हुए थे। डाकण प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, ये सब चलती थी देश के अंदर। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे। राजनीतिक रूप से इसलिए पिछड़े हुए थे कि अंग्रेजों के राज थे, भारतीयों को तो आगे आने ही नहीं देते थे। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को असंतुलित, पिछड़ी और शोषण प्रधान बना दिया। अंग्रेजों का काम ही क्या था? बस कैसे भी करके भारत को ज्यादा शोषण करना, राजाओं को लड़ाना, किसानों की ज्यादा टैक्स लगा के बर्बाद हालत करना, व्यापारियों को उद्योग ढंग से नहीं करने देना, सबको परेशान कर रखा था। कृषि अत्यंत अविकसित थी, उद्योग गिने चुने थे। कृषि अविकसित, बैलों से, पाडों से, झोटों से तो हल खींचते थे। और उद्योग गिने चुने थे। ये कोई टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े जो रईस थे, उनके कुछ उद्योग थे, बस उंगलियों पे गिन लो। आज तो लाखों कंपनियां हैं। इस महिंद्रा साइज में कम से कम 200 कंपनियां होंगी। उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान में 200 कंपनी नहीं थी बड़ी बड़ी। शिक्षा का स्तर निम्न था। गांव में कोई डाकिया आता तो पढ़ना वाला नहीं मिलता था लेटर को, फिर किसी पढ़े लिखे को बुलाते और वो चीज खाता, टॉफी वॉफी और कुछ, फिर वो लेटर पढ़ता। और ऐसे भी दुष्ट थे, लेटर में लिखा है कुछ, पढ़ दिया कुछ। जमाने थे आज शिक्षा के। स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थी। किसी के बुखार हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है तो देवताओं के ले जाते थे, झाड़ फूंक करवाते थे, तांत्रिकों के, बाबाजियों के, शाणा सेवड़ाओं को ले जाते थे। कहाँ थी सुविधाएं? अस्पताल तो थे। सामाजिक असमानता भी ज्यादा थी। ये नीची जात, ये ऊंची जात, फलाना ढिमका, ये इस काम को नहीं कर सकता, ये इस काम को नहीं कर सकता। सब तरीके से देश बर्बाद था। इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत ने विकास का ऐसा मॉडल चुना जिसमें राज्य आगे बढ़कर नेतृत्व करे, संसाधनों का समुचित उपयोग और आम जनता के जीवन में वास्तविक सुधार लाए जा सके। भारत ने इस उद्देश्य के लिए नियोजित विकास प्लान डेवलपमेंट को अपनाया। मतलब प्लानिंग करके फिर डेवलपमेंट करें तो ठीक रहता है। इस नीति का बौद्धिक आधार आधुनिक विकासवाद, समाजवाद, सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूती और औद्योगिकरण पर आधारित था। हमारा विकास जो है ना, उसकी कुछ बुनियाद है। जैसे समाजवाद कहता है पूरे समाज में मैक्सिमम आदमी एक ही स्तर के होने चाहिए। एक गांव है जिसमें आधे लोग तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले और 4 व्हीलर में घूमते हैं, ओडी लोडी फलाना जो भी है। दूसरे जो 50% जो लोग बचे ना, उन बेचारों के पास एटलस साइकिल ही नहीं। तो वो गांव जो है ना, आपस में हमेशा आधे गांव से चिढ़ेगा। एक आईफोन यूज कर रहा है, एक डब्बे वाला फोन यूज कर रहा है। सामाजिक असमानता हमेशा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। चिढ़ता है आदमी, लूट डकैती भी होती है इस कारण से। भारत में नियोजित विकास का ढांचा मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि से प्रभावित था, जिन्हें भारतीय नियोजन का शिल्पकार कहा जाता है। नेहरू का मानना था कि विकास तभी संभव है जब राज्य संसाधनों के प्रबंधन, पूंजी निर्माण और आधुनिक उद्योगों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए। मैनेजमेंट ढंग से हो, उद्योग लगे और बढ़िया इन्वेस्टमेंट करें तो ही विकास संभव है।
पैसे की जगह पैसा ही चाहिए। नियोजित विकास परिभाषा क्या है? तो एग्जाम में प्रश्न आएगा नियोजित विकास क्या होता है, तो वो डेफिनेशन सुन लेना। नियोजित विकास एक वैज्ञानिक, संगठित और समयबद्ध प्रक्रिया जिसके अंतर्गत देश के आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है कि कितने समय में क्या प्राप्त करना है। संसाधनों को प्राथमिकताओं के आधार पर बांटा जाता है। अरे बिजली, पानी, हवा, जंगल, मिट्टी, सोना, चांदी देश में खूब है, कितना इनको यूज करना है। विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है। तो अभी सरकार विकास की योजनाएं बनाती है तो उनको क्या है, एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समता, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। एक देश में उद्योग खूब सारे लगा दिए, पूंजीपति और पूंजीपति हो गए, ज्यादा पैसे वाले हो गए, तो क्या देश का विकास हो गया? क्या नहीं हुआ। अरे एक गांव में आदमी है, उसके एक ही फैक्ट्री थी, अब उसके 50 फैक्ट्री हो गई, तो गांव में विकास हो गया क्या? एक ही आदमी का विकास हुआ है, दूसरे से मजदूरी बढ़ी। समाजवाद क्या कहता है? मैक्सिमम आदमी एक ही कैटेगरी के हो। यदि किसी के पास साइकिल है तो सबके पास साइकिल होनी चाहिए, और साइकिल नहीं है तो साइकिल पैदल होनी चाहिए। समाजवाद कहाँ है? पूंजीवाद है आज। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, नियोजन की आवश्यकता जरूरी क्यों है? मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल है, सारे टावरों को बेड़ा कर दो और मास्टर को बोल दो कि सारे मास्टर आ जाओ, एक ही क्लास में सारे टावर आ जाओ एक ही क्लास में, अब पढ़ा के बता दो, असंभव। या फिर नियम बना दो, मनमाओ जब स्कूल आओ और मनमाओ जब जाओ, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। मैनेजमेंट तो हर जगह होता है। अरे रसोई के अंदर नमक भी होता है, चीनी भी होता है, दोनों अलग अलग डब्बों में होते हैं नहीं, नया प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना? मैनेजमेंट करना है। नियोजन की आवश्यकता क्यों है? प्लानिंग क्यों करनी जरूरी है? भारत का बड़ा हिस्सा गरीबी में जी रहा है। आज समाज में जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र आधारित असमानताएं बिना योजना के विकास असमानता बढ़ा सकता था। जैसे मान लो कुछ लोगों के पास 500 बीघा जमीन थी, सरकार ने योजना चलाई कि इनको सोलर लाइट दी जाएगी, इनको ट्यूबवेल खुदाए जाएंगे, पेस्टिसाइड दिए जाएंगे, इनको उद्योग खुलवाए जाएंगे, इनको सारी सुविधा देंगे। और सरकार ने सारी सुविधा दे दी इन 500 बीघा के मालिकों को, तो देश का विकास हो गया। कुछ लिमिटेड आदमी पैसे वाले हो जाएंगे, गरीब और गरीब पड़े रहेंगे। उसके बाद क्या है? भारत का संसाधनों की कमी। एक और बात है, बिना किसी प्लानिंग के कोई चीज यूज कर रहे हैं तो वो चीज कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चले। जैसे पेट्रोल डीजल है, हिंदुस्तान में लिमिटेड है, और हम उस पेट्रोल डीजल को ढंग से यूज कर रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री पेट्रोल डीजल बना नहीं सकती, पहले से बना बनाए आते हैं प्रकृति के अंदर, हम उसको केवल रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल को। यदि देश में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए तो फिर उसको बना सकते हैं क्या? असंभव, नहीं बना सकते। करोड़ों साल में जीवाश्म ईंधन से बनता है पेट्रोल डीजल कोयला। तो जो चीज बनने में करोड़ों साल लगे उसको तुमने खत्म कर दिया बिना नियोजित प्लानिंग के, तो फिर बैठे रहो राम बसुर कुछ नहीं। लाल परी अरे यार इसकी स्पीड कम है यार, पता है मेरे को जैसे मैं हाईवे से आता हूँ, चलता जाता हूँ तो रास्ते में है ना मैं फील करता हूँ कि जो भी साधन बगल से निकला तो मेरे को ओवरटेक करके चला जाता है। आज से सही 1 साल पहले जब मेरे पास बुटाटी थी, क्या बोलते हैं उसको, बुगाटी है ना, हाँ बुगाटी, जब मेरे पास बुगाटी थी तो मैंने किसी को ओवरटेक नहीं करने दिया। मेरे को याद ही नहीं आता कि किसी ने मेरे को ओवरटेक किया हो, असंभव।
खड़ी है वो अभी भी। कल फोटो दिखाऊंगा। ओम बना के तेरे पूजा कर रहे हैं। तो मेरे को किसी ने ओवरटेक नहीं किया आज तक। सर बांध के रखना ही पास दे जो। क्योंकि ये बात सरवण जी भी जानते हैं कि मैं जब बाइक चलाता था तो मैं बस सामने देखता है रोड है कि नहीं, नीचे नहीं देखता था क्या है नीचे। ये बात मेरे दोस्तों को भी पता है कि राठौड़ नीचे नहीं देखता, बस सामने देखता है कि रोड है कि नहीं। पक्की बात है। रोड ही नहीं हुआ कि तो चेंज कर लेते हैं तो नीचे गड्ढा आ जाए कोई भारी, उठ जाती है। चाहे वो नीचे कोई कंकर पत्थर आ जाए, तो गड्ढे की दुर्दशा होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार ये राकेश जी को जानते होगे तुम? तो राकेश जी के भाई का नाम है नरेंद्र जी। स्टाफ के स्टाफ है। तो एक दिन वो कह रहे थे यार मेरी बाइक खराब हो गई, मेरे को मामा जी घर छोड़ गया लोकेश जी। ठीक है, मैंने उसको बिठाया नरेंद्र भाई को। किस पे? बाइक पीछे बुकाटी पे। हाँ, चलो। उसको पता था कि एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो आराम से मोबाइल से तो बात कर रहा और गाड़ी दरदराहट चल रही। सामने एक पत्थर आया मोटा पाटा, और मुझे ढंग से पता था इस भाटे के पास में से जगह है जाने की, मैं जा सकता था। फिर मैंने सोचा यार कौन मोड़े इधर। सर आप तो नीचे देखते ही नहीं, आप तो सामने देखते हो। तो सामने भाटा दिख रहा था, तो कौन मोड़े इसको, और भाटा ही तो है, कौन सी तोप थोड़ी है। तो मैंने भाटे के ऊपर चढ़ा दिया, ये सोच के चढ़ा दिया कि मैं अकेला ही तो हूँ, पीछे कौन बैठा मैं इस बात को भूल गया। नहीं सर हुआ क्या था? उसके बाद क्या हुआ, वही हुआ जो तुम सोच रहे हो। अटक गए भी। मैं और नरेंद्र गिर गए, हमारे ऊपर हमारी बुगाटी मोटरसाइकिल की। अब मेरी आदत क्या है, जैसे मैं बाइक से गिरता हूँ तो जैसे वो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग गिरते ही ठप्पा खा के दोबारा खड़ी हो जाती है, वैसे मैं तो ठप्पा खा के दोबारा खड़ा हो गया। नरेंद्र बाहर गाने और रो बारह तोड़ दियो रे। अरे यार नरेंद्र तू भी बैठा था क्या, गलती हो गई। एक केस और बताता हूँ सुनो। हमारे गांव में साइकोलॉजी करूंगा कंप्लीट। हाँ सुन तो, बरसात के दिन तेरे स्टारडम होटल का नाम सुना ही होगा। उसके आज कोई भी रोड से पड़ गई, उसके सामने तो हमेशा ऐसे झील ही बनी रहती थी बरसात के दिनों में, झील ही बनी रहती थी। तो बरसात के दिन थे, बागरोटा चौराहे से मैं तो मामा जी के जा रहा था लोकेश जी के टावर को पढ़ाने। एक बूढ़ा धोती वाला कहता अरे भाई बिठा ले रे, बूढ़ों पे मेरे दया आती है। ये बात बता दिया ना। तो बूढ़ा बैठ गया। अब आगे पानी भरा, तो जो सामान्य बुद्धि के आदमी थे ना, तो दीवार के सारे रोड के सारे ऐसे करके धीरे धीरे चल रहे। अब है ना, मैं इस तरीके से महिलाओं तरह नहीं चला, ऐसे करके स्कूटी तरह ना। मुझे ढंग से पता था कि ये जो पानी है ना लास्ट कमर जितना है। हाँ कमर जितना है लास्ट। और मुझे साइलेंस का नियम पता था कि यदि आप उसको बैंकर स्पीड में, पहले गियर में बैंकर स्पीड में रखते हैं तो हवा, वो धुआं इतनी तेज फेंकता है कि अंदर पानी प्रवेश नहीं कर सकता। ये मेरे को पता था। तो बूढ़ा पीछे बैठ गया, बूढ़े को ये लगा था बगल में से ले जाएगा, बूढ़े की दशा खराब थी। तो मैं उसको, मैं तो रोज जाता था ना वहां से, मैं उस पानी में तो रोज जाता, मेरे अंदर रूटीन था। तो बूढ़ा पहली बार बैठा था, तो मैं सुसाट करते हुए पानी को चीरते हुए जा रहा, बड़बड़ाहट करते हुए। अब वो डोकरा है ना, वो बोलता रोक दे। उस डोकरे को ये लगा मरा मैं, तो डोकरे ने क्या बोला, कहते रोक दे। अब रोकते ही कहते ही बने उसको रोक दे बीच रास्ते में। फिर अब कहाँ जाऊं कि डोकरे पूरे तो कहा था रोक दे। अब डोकरा प्रवचन कहता जाए, जो तुम जानते हो क्या कहे होंगे। अब कष्ट मेरा क्या है,
मेरी बुगाटी कुछ बिगड़ता नहीं। मैं तो सेल्फ स्टार्ट थी, वो किक कहाँ देता था मैं, सेल्फ स्टार्ट भाई। बिल्कुल आप ही चलो। और मैंने सेल्फ स्टार्ट किया और उसने तो आग फेंकती हुए जुर्र वो गई। डोगरा के ये क्या है, वो सोचता रहे क्या है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं भाई। अलग बड़े पर से सही करे भाई। चलो एक गुरुजी लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। नियोजित विकास उसी दिशा में एक कदम था। भारत की नियोजित संस्थाएं योजना आयोग 1950। अब एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न आ रहे हैं कि सबसे पहले 1950 में योजना आयोग बनाया गया, जिसको आजकल नीति आयोग बोलते हैं। यही तो बनाएगा फिर पंचवर्षीय योजना। अब देखो योजना आयोग जो है ना, उसी की प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं, 1950 में स्थापित हुआ था। एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया, इसका टारगेट क्या है। 5 वर्षीय योजना बनाना, संसाधनों का आकलन, राज्यों को अनुदान आवंटन, विकास कार्यक्रमों को दिशा देना। योजना आयोग को देश के आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अब देखो 2015 में 1950 में तो ये बना था, 1950 से 2015 इन 55 साल बाद इसका नाम चेंज किया गया और इसको अब नीति आयोग बोलने लग गए। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है नीति आयोग का, सहयोगात्मक संघवाद बढ़ाना, राज्यों की नीति निर्माण में साझेदार बनाना, थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, नवाचार और तकनीक आधारित विकास। नीति आयोग योजनाएं बनाता नहीं बल्कि देश के नीति परामर्श प्रदान करता है, एक प्रकार से राय देता है। बिल्कुल। भारत की 5 पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2014 तक। ये एग्जाम के लायक प्रश्न है, वो डायरेक्ट ये पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य रखे गए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य रखे गए। 5वीं, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जितने भी पंचवर्षीय योजना है, एक तो उनकी सन और क्या टारगेट है, और 2 चीज याद कर लें। अब देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 कब हुई थी सर? सन 1951 से 56 के बीच में। ठीक है। पहला है कृषि प्राथमिकता, मतलब खेती को बढ़ाया जाए। सिंचाई, बांध, भूमि सुधार, ये भी खेती से संबंधित है। हरित क्रांति की नींव, ये भी खेती संबंधित है। लक्ष्य से अधिक सफलता मिली इसको, पंचवर्षीय योजना पूरा खेती पे टारगेट था। क्या क्या उपलब्धियां हैं, बागड़ा नागल बांध बनाया गया, बहुत बड़ा बांध है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बांध है। डैम तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्राप्त किए गए। दूसरी योजना 1956 से 61 है, ध्यान देना, 56 से 61 महाल नोबिस मॉडल बोलते हैं, क्योंकि महाल नोबिस के नाम से विद्वान ने इसके अंदर कार्य किया था। बाहरी उद्योगों पर केंद्रित है, पहले में खेती, दूसरे में उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, मतलब सरकार है ना विभिन्न प्रकार के उपक्रमों को स्थापित करेगी। इस्पात संयंत्र मतलब स्टील कारखाना। नई औद्योगिक नीति 1956 कि उद्योग किस प्रकार से बनाए जाए, कैसे उनको मान्यता दी जाए, कहाँ से प्रोडक्ट खरीदे, कहाँ बेचे, कैसे कर्मचारियों की भर्ती करें, सारे नियम। आलोचना, इसकी कुछ कमियां हैं, कृषि पर कम ध्यान दिया और महंगाई बढ़ गई। तीसरी 61 से 66 है, 1961 से 66। लक्ष्य क्या है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या हुआ, पहले है ना छोटी छोटी चीज हम विदेश से मंगाते थे, जैसे शुरू में हम रसिया से चीजें मंगाते थे। अब तो नहीं मंगाते। पानी पानी सुनने में आती है कभी कभी, नहीं गलत सुनने में आता है। पहले हमारा पक्का दोस्त था रसिया, और एक टाइटल चलता था उस जमाने में, नारा रशियन भारतीय भाई भाई। रशियन की वास्तव में, और हमारी भारतीय जो मूवीज है ना
राज कपूर के टाइम के रूस के अंदर बहुत प्रेम से देखी जाती थी। और हमें हिंदुस्तान को शुरू शुरू में हथियार रसिया ही देता था। बिल्कुल हथियार वो लेता भी तो था वो हथियार। पानी पी लो, पानी पी लेता, पानी पी लेता। हथियार लेके भी जाते थे भाई। ये गरीब बुला के दे दे। अब देखो 1961-66 में लक्ष्य था आत्मनिर्भर बने, विदेशों से कोई भी चीज नहीं खरीदे, पैसा जाता है। अरे अमेरिका से तो गेहूं आता था, रूस से हथियार आते, कहीं से कपड़े आते, कहीं से दवाई आती। और आज कंडीशन ऐसी है कि कोरोना की दवाई हमने बनाई और लोग ले गए लोग, रशिया में भी हर जगह ले गए। 1962 का चीन युद्ध, ये क्या होता है कि आदमी करता है सही और हो जाता है उल्टा। जैसे तू इस नोटबुक से हवा कर रहा है और ये नोटबुक उछटकर इसकी आंख फोड़ दे, काम तो बढ़िया किया था, 5 वर्षीय योजना, लेकिन चाइना ने अटैक कर दिया 1962 में। 1962 में चाइना का युद्ध हो गया और 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हो गया, दो युद्ध हो गया। बता क्या लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, पूरा ध्यान तो युद्धों के ऊपर है। सूखा पड़ गया मतलब अकाल पड़ गया, इन कारणों से योजना विफल है रही। एक कहावत है राजस्थान में, आज ही मोटा मुंड मडाया आज ही पड़गा ओढ़ा। कि कोई बाबा जी था, बड़ी बड़ी उसकी जटाई थी, गर्मी का मौसम था, किसी चेले ने कहा कि महाराज गर्मी आ गई है, इतनी तो बड़ी जटाई इनको कटवा लो, क्या जटाओं कटवा लो। बाबा जी ने कहा कि चला सही कह रहा है। नाई के पास जाके बिल्कुल गोल मटोल हो गया। जब नाई के शेर अपने आश्रम में आ रहा था, रास्ते में ओले पड़ गए। तो उस दिन कहावत प्रसिद्ध हो गई, आज ही मोटा मुंड मडाया आज ही पड़ेगा ओढ़ा। चौथी योजना 1969 से 74, वितरण में न्याय, विकास में स्थिरता। वितरण में न्याय का मतलब क्या है? देखो भगवान है ना, सबको बराबर देता है। मूर्खों, भगवान सबको बराबर देता है। कैसे? कितनी आंखें हैं तेरी? तेरी दो ही। भगवान ने बराबर दिया है। सूरज की रोशनी सब पे बराबर पड़ रही है, ऑक्सीजन बराबर मिल रही है, भगवान भेदभाव नहीं कर रहा। लेकिन ये पूंजीवादी जो टाइम है ना, इसमें भेदभाव हो रहा है। एक आदमी के पास इतना पैसा है, उसको गिनने के लिए टाइम नहीं है, मुनीम लगा रखा है। एक आदमी बेचारा सुबह शाम तक भागता है तो उसको रोटी, इसको असमान वितरण बोलते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण 1969, ये क्या होता है? अरे जो बताओ डिटो, जितनी भी बैंकें थी ना जो अंग्रेजों की थी, कोई प्राइवेट वगैरह थी, सबको सरकारी बना दिया। 5वीं योजना 1974 से 79, गरीबी हटाओ रोजगार कार्यक्रम 1977 में समाप्त हुई। 6ठी योजना 1980 से 85, गरीबी कम करना लक्ष्य था। तकनीकी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत, आईटी मतलब कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट। 7वीं योजना 1985 से 90, उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, ग्रामीण क्षेत्र पे जोर। 1991 आर्थिक संकट और नई आर्थिक नीति। 1991 में विदेशी मुद्रा संकट, ऋण बोझ और आर्थिक गिरावट से जूझ रहा था। इसके बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाया 1991-92 के बाद। मतलब विदेशों से व्यापार करना, प्राइवेट लोग हैं उनको धंधे करने की छूट देना कि भाई तुम स्कूल भी खोल सकते हो, कॉलेज भी खोल सकते हो ऐसे, और वैश्वीकरण ये सब हो गया।
8वीं योजना 92-97 उदारीकरण के बाद पहली योजना निजीकरण को बढ़ावा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। मतलब हमारे इंडिया में जो माल बन रहा है वो इस क्वालिटी का बने कि विदेशी चीज के टक्कर का हो। 9वीं योजना 97 से 2002 मानव विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय। 10वीं योजना 2002 से 7 उच्च आर्थिक वृद्धि, सूचना तकनीक विस्तार। 11वीं योजना 2007 से 12 समावेशी विकास, मतलब सबका भला हो, कोई एक आदमी का भला नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास। 12वीं योजना 2012 से 17 यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, बाद में नीति आयोग ने इसे समाप्त माना। मतलब 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बन रही है, कितनी लास्ट 2017 में खत्म हो गई। तेज अधिक संभावनाशील टिकाऊ विकास लक्ष्यता, आधारभूत ढांचा विकास, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान। नियोजित विकास के प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, आधुनिक औद्योगिकरण, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय संतुलित विकास, तकनीकी प्रगति, भारत में विकास की राजनीति। विकास केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। जैसे मानो कोई आदमी, उसके पास पैसे 10,000 कमाता तो 15,000 कमाने लग गया, तो वास्तव में वो पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। अरे पूर्ण रूप से विकास का मतलब होता है स्वास्थ्य भी ठीक हो, धन भी हो, मन की शांति भी हो, लोकतंत्र में उसका राजनीति में प्रतिनिधित्व भी हो। वो कहते नहीं, कहावत आती है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। चारों सुख मिले तो मजे में आदमी। कौन कौन से? पहला सुख बढ़िया हेल्थ होनी चाहिए, ये डोले सोले मस्त, एक थप्पड़ दे तो बेहोश हो जाएगा, ऐसी बॉडी होनी चाहिए, स्टील बॉडी। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो माया, मतलब पैसा होना चाहिए घर में। तीसरा सुख पतिव्रता नारी, जो पत्नी है वो कैरेक्टरलेस नहीं होनी चाहिए। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, सुत का मतलब बेटा, बेटा है ना आज्ञाकारी होना चाहिए। बेटे को बोले कि जा पानी पिला रे, और वो बोले अरे वो डोकरा उठ पी लेना, मर गए भी सही। हाँ, तो ऐसे बेटे क्या नाल करेंगे। केंद्र और राज्य के संबंध। योजना आयोग के दौर में केंद्र की भूमिका अधिक थी क्योंकि अनुदान उसी के माध्यम से मिलता था। राज्यों को शिकायतें रहती थी कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इसी समस्या से निपटने हेतु नीति आयोग की स्थापना हुई। कोई नहीं, साइलेंट, जो भी चुटकुला है तुम तुम्हारे तक सीमित रखो, मुंह मत कर दो। बाहर 2-4 दिन की बात हो रही। मोटी मैडम 1 मार्च से ज्वाइन कर रही है, 1 मार्च से ज्वाइन कर रही है मोटी मैडम। कल रात के बात हुई, और उसको ये मत बोल देना मैं उसको मोटी मैडम बोलता हूँ ना, गलत बात। सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र। 1950-90 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर था। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सरकारी डिपार्टमेंट्स सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब ये उद्योग धंधे सारे सार्वजनिक। इस्पात, स्टील, ऊर्जा, एनर्जी, मशीन निर्माण। 1991 के बाद निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ा। राजस्थान में भी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जितने भी है ना 1991 के बाद स्टार्ट हुए, उससे पहले सब सरकारी थे। किसी भी गांव में सबसे पुरानी स्कूल जो मिले वो सरकारी मिले, सबसे पुरानी। हाँ। सामाजिक न्याय योजनाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। मतलब ये क्या है? रिजर्वेशन। जिंदा हो, चलो खुशी हुई। कृषि नीति में राजनीति। न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद्य सब्सिडी। खाद्य सब्सिडी क्या होती है? जैसे गैस सिलेंडर आपने लिया, 1000 रुपए कीमत है, आपको 300 रुपए मिल गए, सब्सिडी बोलते हैं उसका, अनुदान। सिंचाई योजनाएं, इंदिरा गांधी नहर जैसे।
तू तो वही होत रोज तो ड्राइवर बात की बोल रही है सर क्या बीपी नपवार आ गया उससे? गाड़ी से भी सर इससे छोटा है छोड़े आगे मत हमारा पता है उसी से ये ना छोड़ी खाया पिया कर रहे डेट नहीं तो तू तो मटर के वो इतना ही रहेगा तू। मैं लगता हूं लेकिन ले लेता तो है बुद्धि ले किसकी बुद्धि ले। ले ले पता थोड़ा सा ही लेता है नियोजन की आलोचनाएं अत्यधिक केंद्रीकरण। एक बार योजना आयोग पर अक्सर अत्यधिक शक्ति होने का आरोप लगे, मतलब केंद्र सरकार है वो मनमाना व्यवहार करती है। निजी क्षेत्र की अवहेलना। पहले दौर में निजी क्षेत्र को सीमित भूमिका मिली। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। कई योजनाएं भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की वजह से सफल नहीं हो सकी। विकास का असमान वितरण। कुछ राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तेजी से विकसित हुए, जबकि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश पीछे रहे। नंबर बेहद चीज मार लक्ष्य उपलब्धि का अंतर। कई योजनाएं लक्ष्यों को 50% भी पूरा नहीं कर सकी। नियोजन की सफलताएं। अरे जुबरोर भाई, ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं, लेता तो भी आ गया ये कहां तक सफल हुई? हमारा अरे डीट चुप हो जा। औद्योगिक विकास। भारत में भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, मशीन निर्माण कारखाने, आईटी उद्योग का निर्माण, ये सब योजनाओं की देन है। आज हमारे देश में परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर योजनाओं का तो प्रणाम। मेट्रो रेल चल गई है, योजना ही तो। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, एस स्वामीनाथन ने बनाए थे इसको। खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि, गरीबी में कमी। योजना और सरकारी कार्यक्रम कारण गरीबी दर में गिरावट आई। शिक्षा का विस्तार। स्कूल, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान बढ़े। वैज्ञानिक प्रगति। भारत ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, तकनीक, नवाचार में बड़ी उपलब्धि हासिल की। आधुनिक भारत में विकास की राजनीति। बाजार आधारित विकास। 1991 के बाद भारत ने उदारीकरण अपनाया। उदारीकरण का मतलब क्या है? प्राइवेट लोगों को भी उद्योग स्थापित करने का मौका देना, लचीले नियम बनाना रे। निजीकरण और विदेश नीति। निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी योजनाओं में पारदर्शिता आई। डिजिटलीकरण का मतलब इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान वगैरह योजनाएं चल गई। डिजिटल इंडिया, आधार, यूपीआई आदि योजनाओं से विकास की दिशा बदली। निष्कर्ष। भारत में नियोजित विकास ने देश को गरीबी, पिछड़ेपन और अविकास से बाहर निकालने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यद्यपि योजनाओं में कमियां थी, परंतु योजनाओं के कारण भारत औद्योगिक रूप से मजबूत बना। भारत की कई कंपनियां हैं जो एमएनसी हैं, कई देशों में व्यापार है उनका। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर। आज हम इतना प्रोडक्शन करते हैं कि विदेशों में हमारी सब्जियां जाती हैं। वैज्ञानिक रूप से उन्नत। हमारे देश के उपग्रह आकाश में उड़ रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा। वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है। आज जबकि भारत नीति आयोग के माध्यम से नई रणनीतियां अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है, फिर भी नियोजित विकास की विरासत भारतीय राजनीति और प्रशासन का आधार बनी हुई है।